दोस्तों, बीजेपी जो है, जैसे-जैसे 360 की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे राज्य दर राज्य पार्टियाँ जो हैं, टूटती जा रही है या जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, वो धीरे-धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा मौका है जो कांग्रेस की तो मान लीजिए कांग्रेस से आप तुलना नहीं कर सकते कि कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस के टाइम में दूसरा कोई दल नहीं था। कांग्रेस आज़ादी की वजह से कांग्रेस 70 साल में राज की। लेकिन जब से जैसे पार्टियाँ दूसरी बनने लगी और जैसे-जैसे संज्ञान में आई या चुनाव लड़ने लगी, तो वैसे-वैसे कांग्रेस जो है पिछड़ती गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देगी और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि बीजेपी अब उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा किसी भी राज्य में। मैं आज चर्चा करूँगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल हो गया है और खेल दिखता भी है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक़्त अब देखिए एक तो पहले से ही वहाँ के जो शिवसेना है वो 2 फाड़ में है और जिसकी वजह चुनाव के पहले वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, उस पे ज़्यादा चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उसके बाद अजीत पवार जो शिवसेना एनसीपी है, वो भी 2 फाड़ हुई, उस पे भी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीपी से अजीत पवार आ गए, वो भी चर्चा करने की विषय नहीं है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद या बोल सकते हैं कि जिस तरह से बिहार और बंगाल में बुरी तरह जो ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव यानी कि इंडी अलायंस का हार के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो जो महाराष्ट्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी ये आपको झटका देखने को मिल रहा है और यहीं पे आपको तमिलनाडु में भी इसका असर दिखा। चाहे वो कांग्रेस के अपना खेमा छोड़कर इंडिया अलायंस छोड़कर और टीवी के साथ मिलने से बीजेपी को एक बहुत बड़ा योगदान मिल गया जो बीजेपी आने वाले दिनों में जो अभी मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें 3 के 3 बिल आराम से पास करा सकती है। वो कैसे दोस्तों? सबसे पहले आप एक बात बता दें कि अभी जो घटनाएँ चल रही है महाराष्ट्र में कि एनसीपी के शरद पवार के गुट में अब जो जो बचे हैं 8 सांसद हैं उनके, वो जो 8 सांसद में से 6 ऐसे सांसद हैं जो कि मिलना चाहते हैं या 8 के बोलेंगे कि 7 सांसद हैं, 90% सांसद जो है, वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। और बहुत बड़ा न्यूज़ ये है कि ये जो कुछ खबरें ऐसी आ रही मैं बताऊँगा लेकिन एक खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो जो दोनों गुट है एनसीपी का, जिसमें कि एक में अजीत पवार की वाइफ हैं और उनके लड़के जो पार्थ पवार हैं, इनके साथ इनकी मीटिंग हुई और उसी होटल में जयंत पाटिल जो हैं, जो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, उनसे उनकी मीटिंग हुई। अब लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ पूरा डील हो चुका है। या एनडीए से जो भी बोल सकते हैं बीजेपी के साथ में नहीं अमित शाह के साथ डील हो चुका है। लेकिन अब जो खबर है न्यूज़ की खबर बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि चूँकि ये डील जो है एनसीपी जो शरद पवार गुट है इसलिए अभी तक नहीं आ पा रहा है और बाहर दिख नहीं रहा है, केवल पर्दे के पीछे दिख रहा है। उसका वजह है कि अभी तक जो अमित शाह या जो जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप वो चाहते हैं कि दोनों एनसीपी है, वो मिल के एक हो जाए, जो पहले जिस तरह से उसके बाद से वो गठबंधन में शामिल हो। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी कि उनके विपक्षी में मान लीजिए शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे मिल जाएँ या एनसीपी के दोनों गुट मिल जाएँ, तो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो क्यों बीजेपी चाहेगी कि दोनों पार्टियाँ मिलकर स्ट्रॉन्ग हो जाएँ? तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जो भी न्यूज़ चल रहा है कि दोनों वो चाहते हैं कि दोनों को मिल के एक होके और उसके बाद वो एनडीए में आना चाहिए। तो मैं इससे थोड़ा-सा उम, मैं इस ऐसा मैं ओपिनियन से थोड़ा अपने को डिस्टेंस रखता हूँ। मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी अपने विरोधी को मजबूत होते नहीं देख सकता। ख़ासकर बीजेपी क्यों चाहेगी कि दोनों पार्टी मिलकर एक होके मजबूत हो जाए सामने। तो लेकिन जो भी खबर चली है, इसी में सुप्रिया सुले तभी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में मुलाकात हुई। उन्होंने क्या बोला और जयंत पाटिल भी आके यही बोले कि भाई जो भी बात करना है, जो सेंटर में बात होगी, वो सुप्रिया सुले देखती हैं, मैं नहीं देखता। मतलब इनडायरेक्टली वो बोल चुके हैं कि भाई कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। वहीं पे सुप्रिया सुले ने भले ही इस बात पे एक बोल सकते हैं कि क्लेरिफिकेशन दिया कि भाई हम तो इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन
जो डिलिमिटेशन बिल है उस पे हम एनडीए के साथ होंगे। उन्होंने बोला कि जो 50% का जो डिलिमिटेशन का जो सीट बढ़ाने का है, वो मैं केवल इसलिए एग्री नहीं कर रही कि अगर ये जनसंख्या के साथ होगा तो जो साउथ के, जैसे डीएमके हो गया, साउथ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है या साउथ के जितने भी स्टेट हैं, उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का डेंसिटी कम है और उस हिसाब से उनकी सीटें कम बढ़ेंगी और इससे उत्तर भारत के लोग राज करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किरण रिजिजू हैं और अमित शाह वहाँ मौजूद थे और उनसे जो उनको एक बोल सकते हैं कि आश्वासन मिला है कि वो स्टेट वाइज जो 50% जो है सीट बढ़ाने के लिए करेंगे, वहाँ जनसंख्या का को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब ये टेबल पे आएगा इस पे डिस्कस करेंगे, सब सब ख्याली पुलाव है, बोलने के लिए होता है कि आएंगे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, अंदर से सारा चीज खाना पूर्ति हो गया। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे अचानक से अगर उधर चले जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। जैसे कि अभी पी चिदम्बरम ने बोला कि भाई जो पार्टी छोड़ के जा रही है तो उनको, या डिलिमिटेशन जो बिल पे समर्थन करेंगे, उनको पता हो गया चिदम्बरम कांग्रेस को भी, तो वो लोग उसके अपने अंतरात्मा की आवाज पे क्यों जा रहे हैं, ये सब, ये तो एक गद्दारी टाइप का बात होगा, इस तरह का बात, लेकिन वो सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रिया सुले ने बोला क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपको लगेगा कि इस तरह से जो है एक माहौल बनाने का प्रयास, या अचानक से कुछ होगा तो लोगों की जनता भी सोचेगी अचानक ये छोड़ के चले गए। तो थोड़ा थोड़ा करके खोलना, पत्ते डालना और उसके बाद से धीरे धीरे पिक्चर को साफ में आना कि लोगों को झटका भी न लगे। तो ये एक है कि शरद पवार के जो है एनडीए में कई कई नेता हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी के, वो आप देखेंगे कि काफी, और इसी में एकनाथ शिंदे के साथ 30 साल के बाद जो है शरद पवार विधानसभा गए, जहां एकनाथ शिंदे के साथ चाय पिए, जिसको उद्धव ठाकरे के गुट ने उसको मजाक उड़ाया कि भाई किस तरह उनको जाना चाहिए। तो ये आप देखेंगे तो इस तरह से जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये महाराष्ट्र में एक अलग खिचड़ी पड़ सकती है। और यहाँ पे अभी एक और खबर है कि उद्धव ठाकरे, यहाँ पे राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है कि उद्धव ठाकरे जो हैं शायद डिलिमिटेशन बिल पे वो भी समर्थन कर सकते हैं। तो जो देखिए अभी 20 जो सांसद हैं वो टीएमसी के, 22 जो है डीएमके के साथ आ जाएंगे, 42 हो गया। 6 जो उद्धव ठाकरे के गुट से गए हैं, तो 42 के बाद 6 जो 48 हो गया। 48 और कांग्रेस, ये अगर एनसीपी के आ गए तो एनसीपी के एनसीपी के अगर आ जाते हैं तो 8 तो समझिए कितना हो गया आप, 48 और 6 56 हो गया। तो इतने की जरूरत है, 54 की, मेरे ख्याल 12 से 54 सीट थी, वोट की जरूरत है, सांसद की जरूरत है। तो ये ऑलरेडी ओवर हो रहा है। इसमें साव ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो 3 सांसद बचे हैं शिवसेना यूबीटी गुट के, यानी उद्धव ठाकरे गुट के, वो भी डिलिमिटेशन है, उसमें जो है वो एनडीए के साथ या उस बिल को समर्थन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि वो भी समर्थन कर सकते हैं। अब बचता है केवल 3 पार्टियां, एक केवल पड़ता है, वो बचता है तो राहुल गांधी बचते हैं, एक अखिलेश यादव बचते हैं और तीसरा जो है उमर अब्दुल्ला बचते हैं इन पार्टियों में अलग थलग पड़ने में। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस छोड़कर, इंडिया अलायंस छोड़कर इसके बाद, क्योंकि मानसून सत्र तक वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, और मानसून सत्र के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार और या तो एनडीए में आ जाएंगे या दोनों का विलय भी हो सकता है, जैसे कि न्यूज आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस वक्त जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल विदाउट विपक्ष हो के रहेगा, इस मान के चलिए। क्योंकि अगर एनसीपी का शरद पवार गुट भी अगर एनडीए में शामिल हो गया तो केवल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ही बचेगी जो बाहर होंगी। तो कितना ये लोग कर पाएंगे वो तो आने वाली दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर मानना है कि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। तो ये देखते हैं, ऐसे ही खबर भी उत्तर प्रदेश से आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, जो खबरें जो हैं राहुल गांधी के लिए अच्छी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।